एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ AMRS 2025 वैकेंसी के लिए टियर 1 के अंदर पूछे जाने वाला NEP 2020 यहाँ पे कंप्लीट कराया है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ 7 पार्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन, ECCE, FLN, हायर एजुकेशन, पार्ट ऑफ NEP, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ कवर की थी पार्ट वाइज। अब देखिए एग्जाम आप लोगों का पास है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ NEP 2020 की एक मैराथन क्लास यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि खास करके क्वेश्चंस पर बेस्ड है, यानी कि हम क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में ऑलरेडी यहाँ पे पूछे गए हैं, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। और इस वीडियो को मैं उम्मीद करूंगी कि आप यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे ताकि NEP 2020 आप लोगों का अच्छे से कंबाइल हो जाए। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कंटेंट आप लोगों को टियर 1 का मिलेगा। चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए परेशान हो, चाहे आप NEP 2020, नॉलेज ऑफ ICT, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये हैंड रिटन फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है जो कि मैंने रेडी किए हैं। अब देखिए यहाँ मैं आप लोगों के साथ NEP 2020 डिस्कस करूंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग इसके पार्ट्स देख सकते हैं, जो 7 पार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप लोगों के वो डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि हर क्वेश्चन को मैं साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, ताकि आपकी इसी वीडियो से कंप्लीट यहाँ पे रिवीजन हो जाए। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। और अगर आप यहाँ पे NEP के पार्ट्स या टीचिंग एप्टीट्यूड या नॉलेज ऑफ ICT की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट मैंने लगा दिया है, जिसमें सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करें। अब मैं आप लोगों के साथ आज का ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को NEP 2020 को अच्छी तरीके से समराइज करने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले यहाँ पे कंप्लीट देख लीजिएगा। इवन आप 1 से 2 बार देख सकते हैं, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो सके। यहाँ मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी बीच में डिस्कस करूँगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अंदर जो आपका न्यू स्कूल स्ट्रक्चर बनाया गया वे इनमें से क्या है। तो देखिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का EMRS के अंदर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोगों के NEP के कुछ क्वेश्चन ईजी, कुछ क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के हायर ऑर्डर थिंकिंग के यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ इसका पूरा स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पे रिवाइज कराऊंगी, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिकॉल होते रहें। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का ओल्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर था, जो पहले से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा था, वो था यहाँ पे 10+2 का सिस्टम। अब ये जो 10+2 का सिस्टम है, इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो बच्चे यहाँ पे 6 से लेकर 16 वर्ष तक के होंगे वे आपके क्लास 10 तक के बच्चे होंगे। और यहाँ पे 11th-12th को अलग से कैटेगरी में रखा गया, जिसमें 16 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे। अब यहाँ पे ये जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर आया है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दिया गया है, इसके अंदर पूरे के पूरे स्कूल स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसे हम 5+3+3+4 के नाम से जानते हैं। इवन ये जो 5 है यानी कि सबसे पहला स्टेज है, जिसे आप फाउंडेशनल यानी कि यहाँ पे आधारभूत अगर हम चरण बोलें, इसके अंदर ये जो 5 है, 5 को भी यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले के जो आपकी ये जो 3 है, ये 3 किसके लिए, ये आपके यहाँ पे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका के लिए, जिसमें जो बच्चों का एज होगा वो होगा आपका 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष। और जैसे ही बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा यानी कि 6 इयर्स का हो जाएगा, वैसे ही वो फर्स्ट क्लास में जा सकता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए बच्चा 6 से लेकर 8 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब देखिए अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है और उसका आप एडमिशन के लिए जाते हैं फर्स्ट क्लास के लिए, तो उसके लिए मिनिमम एज जो यहाँ पे रखी गई है वे आपकी 6 वर्ष रखी गई है, यानी कि 6 साल से छोटा बच्चा अब फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बताया गया है।
अब ये जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें बच्चा सीखेगा क्या? इसमें बच्चा मल्टी लेवल प्ले या फिर आप कह लीजिए प्ले बेस्ड एक्टिविटी लर्निंग से ही बच्चा सीखेगा। यानी कि प्री स्कूल में बच्चा कैसा सीखता है, हर चीज़ को एक्टिविटी से सिखा रहे हैं, हर चीज़ को कुछ ना कुछ यहाँ पे राइम्स गा के कुछ एक्टिविटी करा के मोटर स्किल डेवलप करना, इन सब चीज़ों पे फोकस है। अब इसके बाद अगला होता है यहाँ पे तैयारी, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि अगला 3 को यहाँ पे डिनोट करता है। अब इसमें जो आप लोगों के स्टूडेंट होंगे वो क्लास वाइज क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक के बच्चे होंगे, और अगर हम एज वाइज देखें तो एज होगी उनकी 8 से लेकर 11 वर्ष। अब इसमें बच्चा सीखता कैसे? इसमें बच्चा यहाँ पे प्ले मेथड से या डिस्कवरी यानी कि खोज करके या एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग यहाँ पे होती है। इसे प्रिपरेटरी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये फ्यूचर के लिए यहाँ पे इसे तैयार करता है। अगला जो 3 है वो क्या दर्शाता है? यहाँ पे मिडिल स्टेज यानी कि मध्य अवस्था, जिसमें नेक्स्ट आपके जो 3 हैं वो किसको डिनोट करते हैं? वे डिनोट करते हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक, यानी कि 6th 7th और 8th क्लास आपका मिडिल स्टेज में आएंगी, जिसमें बच्चों की जो एज होगी वो 11 से लेकर 14 वर्ष तक होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो आप लोगों को अलग से सिलेबस में दे भी रखा है, वे कौन से स्टेज में सीखते हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, ये आपके एग्जामिनर यहाँ पे मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनईपी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जोड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मिडिल एज एक ऐसी एज होती है, इसमें बच्चों को अनुभव संबंधित अधिगम कराया जाता है। साथ ही किस चीज़ का एक्सपीरियंस है? यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे बच्चे को दिया जाता है। अब ये जो मिडिल एज है जो कि 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक है, जब बच्चा यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर लेता है तो एक्सपीरियंस को वो फ्यूचर में यूज़ करता है, जो कि इसके सेकेंडरी स्टेज में आता है, यानी कि माध्यमिक अवस्था, जिसमें लास्ट का 4 यहाँ पे आता है। इसमें क्लास होगी क्लास 9 से लेकर 12th, यानी कि 9th 10th 11th 12th, ये जो 4 क्लासेस हैं ये आपके सेकेंडरी स्टेज में आएंगे, जिसमें बच्चे की आयु यहाँ पे 14 से लेकर 18 वर्ष होगी। अब यहाँ पे जो बच्चा है वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करेगा, ग्रेट क्रिटिकल थिंकर बनेगा, यानी कि यहाँ पे रचनात्मक चिंतन उसके अंदर आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा, और साथ ही साथ उसको एक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा कि वो अपने चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि हम लोगों का जो स्कूल स्ट्रक्चर नया बनाया गया, वे क्या बनाया गया? वे बनाया गया आपका 5+3+3+4। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला और सबसे फाउंडेशनल टॉपिक ही एनईपी के अंदर ये है, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए, अगला मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको जो 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए यानी कि टेबल ए और टेबल 2। टेबल ए में अलग अलग स्टेजेस का नाम यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि फाउंडेशनल स्टेज हो गया, प्रिपरेटरी स्टेज हो गया, मिडिल हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है? सबसे पहला स्टेज होता है आपका फाउंडेशनल, यानी कि जैसे आप मूलभूत स्तर के नाम से भी यहाँ पे जानते हो। अब ये जो मूलभूत स्तर है, इसमें बच्चा जो है ये कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक होता है? तो ये अप टू 2nd क्लास तक ये आपका यहाँ पे जो फाउंडेशनल स्टेज है वो यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे ए का क्या करेक्ट होगा? ए का करेक्ट होगा यहाँ पे आर। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज आता है आपका प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी में बच्चा होता है यहाँ पे 3 से लेकर 5 ईयर्स तक, यानी कि बी का यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? बी का यहाँ पे क्यू करेक्ट होगा। मिडिल का यहाँ पे क्या है? मिडिल में बच्चे की जो एज है, वो क्लास है, वो आपके 6 to 8 होती है। 6 to 8 यानी कि क्यू। सी का यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? क्यू करेक्ट होगा। और सेकेंडरी स्टेज जो माध्यमिक चरण है, वे क्लास 9 से क्लास 12 तक होती है, यानी कि डी का क्या होगा? डी का यहाँ पे एस करेक्ट होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आप लोगों को करेक्ट सीक्वेंस ही दे रखा है। कई बार एग्जामिनर इस तरीके से भी कंफ्यूज करता है, और ये टॉपिक भी आपका इसी कॉलम से यहाँ पे अच्छे तरीके से आप फुलफिल कर पाओगे। यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है, ये जो फाउंडेशनल स्टेज है कौन सी क्लास तक है? ये आपकी 2nd क्लास तक है। प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर बच्चा जो है क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक जाता है। मिडिल स्टेज में बच्चा 6 से लेकर 8th क्लास तक जाता है। आपसे क्लास वाइज भी पूछ सकते हैं, और आपको इनकी एज के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक चरण, जिसमें बच्चे की आयु होती है 14 से लेकर 18,
और बच्चे की क्लास होती है 9 से लेकर 12। तो ये हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पे सभी कॉलम जो है एक दूसरे के साथ सामने सामने यहाँ पे मैच कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब इसके अलावा अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आपके स्टेजेस से रिलेटेड है। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि NEP 2020 हैज़ recommended that mathematics एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है NEP 2020 में कहाँ पे रेकमेंड किया गया है, मतलब कौन से स्टेज में रेकमेंड किया गया है कि आप मैथमेटिक्स और यानी कि गणित और कंप्यूटेशनल सोच जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में आप यहाँ पे जोड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको स्टेज बतानी है। सबसे पहले गणित और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है एक अपर लेवल की थिंकिंग मानी जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये आपके यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज में तो ये चीज़ यहाँ पे होगी नहीं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो देखिए प्रिपरेटरी स्टेज में भी बच्चा अभी जो है यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। एक बारी जरा मैं आप लोगों के साथ ये फिर से यहाँ पे रिकॉल करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के साथ पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। इस स्ट्रक्चर में हम लोगों को बताया गया कि आपके फाउंडेशनल स्टेज में तो बच्चा मल्टी लेवल प्ले करेगा। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या करेगा, बच्चा भी प्ले कर रहा है, डिस्कवरी, एक्टिविटी, लर्निंग, इंटरैक्टिव क्लासरूम हो रहा है। बट जब बच्चा मिडिल स्टेज में आएगा तब बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट के बारे में। तो ये यहाँ से शुरू होता है। जबकि सेकेंडरी लेवल की अगर हम बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है और बच्चों के पास चॉइस दी जाएगी कि बच्चा अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज़ करे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो कहाँ यहाँ पे इंक्रीज़ करने की बात की गई है, यहाँ मिडिल स्टेज में ही इंक्रीज़ करने की बात की गई है, ताकि बच्चा आगे जाके क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक चिंतन जो है अच्छे से कर पाए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि व्हाट आर द क्लासेस विच कवर एट द सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग से जो आपकी सेकेंडरी स्टेज है वो कौन सी क्लास को कवर करती है। यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग क्लासेस का जो मैप है वो दे रखा है। तो देखिए 6 to 8 की अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी मिडिल क्लासेस होती हैं, मतलब मिडिल स्टेज यहाँ पे मानी जाती है। तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। इसके अलावा 6 to 9 का ऐसा कोई स्टेज बताया नहीं, 9 to 10 का भी ऐसा स्टेज बताया नहीं। यहाँ पे 9 to 12th क्लास जो है वे आपकी क्या होंगी, वे आपकी सेकेंडरी स्टेज को यहाँ पे कवर करेंगी। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, हमें यहाँ पे बताना है द प्रिपरेटरी स्टेज इन NEP 2020 कवर। अब देखिए प्रिपरेटरी स्टेज जहाँ पे बच्चा तैयार हो रहा होता है उसमें कौन सी क्लासेस यहाँ पे कवर होती है। तो 4 तरीके की स्टेज है। सबसे पहला है फाउंडेशनल। फाउंडेशनल की बात अगर हम करते हैं तो फाउंडेशनल में यहाँ पे अप टू सेकेंड क्लास यहाँ पे चीज़ें कवर होती हैं। इसके बाद आती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी में मतलब बच्चा फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा होता है, जिसमें क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक की क्लासेस आती हैं। फिर होती है आपकी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में जो क्लासेस आती हैं वे आपके 6 to 8th आती हैं। फिर होती है आपकी सेकेंडरी क्लास, और सेकेंडरी में जो स्टेज आती है वे आपकी 9 से 12th क्लास तक आती है। इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछ रखा है, प्रिपरेटरी स्टेज। और प्रिपरेटरी में जो क्लासेस आएंगी इंक्लूड होंगी वो क्या होंगी, 3rd to 5th इंक्लूड होंगी। मैं सभी क्वेश्चन में आप लोगों के कॉन्सेप्ट इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोग ये वीडियो जब कंप्लीट करें ऑलमोस्ट चीज़ें आप लोगों के कॉग्निशन में वैसे ही बैठ जाए, यानी कि आप लोगों को बार बार इस चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए अगला मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों ने वो सभी पार्ट्स यहाँ पे देखे होंगे जो कि मैंने शॉर्ट्स कराए हैं, ताकि आप लोगों को कंटेंट यहाँ पे क्लियर हो। शॉर्ट्स वीडियो नहीं, मैंने प्रॉपर वीडियो कराई हैं जो कि 25 से 30 मिनट की हैं पार्ट वाइज, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि वे सभी कॉन्सेप्ट आपके साथ में कवर कर पाऊँ जो कि आप लोगों के एग्जाम में फ्रेम करते हैं। अब देखिए ECCE मैं ही आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। ECCE क्या है, ECCE है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर
एंड एजुकेशन। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, यहाँ पे ये भी बताया गया है। ये पॉइंट यहाँ पे रखा गया है कि यहाँ पे बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है, यहाँ पे 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो आपके 6 साल के अंदर हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों को ECCE की ज़रूरत है। ECCE में क्या करेंगे, हम अर्ली लेवल पे बच्चों का केयर करेंगे, उसके एजुकेशन का ध्यान रखेंगे ताकि बच्चा जो है अपने टारगेट तक यहाँ पे पहुँच जाए। सिंपल सी बात है। अब इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को कुछ पॉइंट जो है वो जानने वाले हैं, जैसे कि ECCE जो आपका डिलीवर होगा वो कौन कौन से एरिया के बच्चों में होगा। तो देखिए यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड, EC का मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो अकेले आंगनवाड़ी आपके चल रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसको इंक्लूड करोगे। इसके अलावा और किसको आप इंक्लूड करोगे इसके अंदर, आंगनवाड़ी जो कि आपके को लोकेटेड है प्राइमरी स्कूल के साथ, उनको आप इंक्लूड करोगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें प्री स्कूल को भी आपके इंक्लूड करना है, जो कि आपके प्राइमरी स्कूल यानी कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के साथ जो आपके प्री स्कूल जिसे आप क्रैच भी बोलते हो वो चल रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करना है, या फिर स्टैंड अलोन प्री स्कूल है उनको भी इंक्लूड करना है। तो 4 एरिया में आपकी ECCE जो है ये वो आपकी वर्क करेगी। मतलब 4 जगह पे आप ECCE को क्या करोगे, डिलीवर करोगे। इसके अलावा ECCE जो है, जैसे मैंने कहा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सी बॉडीज साथ रहती हैं, तो ये भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ECCE के अंदर यहाँ पे सबसे पहले काम करती है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, साथ ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर। तो बेसिकली ये आपकी 4 ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि किसके लिए काम करती हैं, जो कि आप लोगों की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कराती है ECCE के अंदर। ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। बेसिकली ECCE के थ्योरी में हम लोगों ने अभी क्या देखा कि ECCE को यहाँ पे NEP 2020 कहाँ डिलीवर करने के लिए बोलती है, और इसका प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कौन सी बॉडीज़ कराती हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, और ये पहला क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड है कि जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर ECCE का यहाँ पे किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पे कैरिड आउट होता है। पहला हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये करेक्ट है। इसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है। साथ ही हेल्थ एंड फैमिली अफेयर, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। और अगला है ट्राइबल अफेयर। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन में इसके नीचे ऑप्शन थे जैसे कि ABCD। अब देखिए ABCD एक ऑप्शन में दिया गया था, या फिर आपका दिया गया था A ओनली, या फिर दिया गया था B एंड C। इस हिसाब से ABCD यानी कि चारों ही बॉडीज यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर होंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे ECCE को और डिटेल में यहाँ पे समझने की बात बोली गई। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ECCE कवर विच एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप को ये कवर करता है, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि ECCE के ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोगों को किस पैरामीटर में अपने आंसर देखने हैं। ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, अगर इस क्वेश्चन को पेडागोजिकल एस्पेक्ट से पूछा जाएगा, यानी कि स्कूल एजुकेशन के हिसाब से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या आंसर देना है। और अदरवाइज ओवरऑल ECCE में कौन से एज ग्रुप को कवर करते हैं ये पूछेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या आंसर देना है। सबसे पहले तो ECCE के अंदर आप लोगों के 2 एज ग्रुप हैं जो कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, जो कि आपको ध्यान देना है। सबसे पहला एज ग्रुप है यहाँ पे 0 से लेकर 6 ईयर। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे 3 से लेकर 6 ईयर। बाकी अगर आप देखें 0 से लेकर 3 ईयर या 6 to 8 ईयर, ये तो वैसे भी करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे आपके एग्जामिनर यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव इस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो आपका आंसर होगा 3 to 6 ईयर। बट ओवरऑल अगर NEP 2020 में यहाँ पे पूछा जाए कि ECCE में पूरे एज ग्रुप
को ईसीसी के अंदर कौन सा एज ग्रुप को कवर किया गया, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 0 to 6 ईयर। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है जिसमें आप लोगों को जो आंसर है 3 to 6 ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में अगर पेडागोजिकल एस्पेक्ट मेंशन किया होगा तो आप यहाँ पे 3 to 6 ईयर लगाएंगे। अदरवाइज एनईपी 2020 में ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए यहाँ पे पूरे जन्म से लेकर 6 साल तक के केयर की बात यहाँ पे की गई है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसके अंदर क्या पूछ रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि एनईपी 2020 एम एट अश्योरिंग एक्सेस टू फ्री सेफ हाई क्वालिटी ECCE फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय द ईयर। मतलब किस वर्ष तक आपको ECCE को यहाँ पे अचीव करना है, ये पूछा गया। तो देखिए ECCE आया क्यों, ECCE ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वे आपका इसी वजह से आया ताकि आप एक आधार रख सकें, आप एक क्या रख सकें, आप यहाँ पर एक फाउंडेशन रख सकें। अब आप कहेंगे किस चीज़ का फाउंडेशन, ताकि बच्चा FLN को अचीव कर सके। क्या है ये FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान। और ये जो FLN है इसको अचीव करने के लिए जो टारगेट दिया गया है वो 2025 का दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस हिसाब से हमारा ECCE का भी टारगेट कितना होगा, 2025, और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 2025। अब कई बार यहाँ पे जो ईयर है उसमें कंफ्यूजन होता है, तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ ये ईयर का कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी मैं आप लोगों के लिए अभी आगे स्लाइड लेके आई हूँ जिससे वो ईयर आपके यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अंडर NEP 2020 any ECCE will deliver through various institution विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन, यानी कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इसे डिलीवर किया जाएगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था। इनमें से किस में डिलीवर नहीं किया जाएगा ये पूछा गया है। तो चलिए इसके सभी ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी, यहाँ डिलीवर किया जाएगा। मैंने बताया था स्वतंत्र आंगनवाड़ियों में ये डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा अगला है आंगनवाड़ी को लोकेटेड विथ प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी जो कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के साथ कोलोकेटेड है उनमें भी डिलीवर किया जाएगा। अगला है स्टैंड अलोन प्री स्कूल, जो स्वतंत्र प्री स्कूल चल रहे हैं उनमें भी डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय यानी कि सेकेंडरी स्कूल की अगर हम बात करें तो वैसे भी ये तो क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक की क्लासेस होती हैं, इनमें थोड़ी ECCE डिलीवर किया जाता है। ECCE जो है वो 6 साल तक के बच्चों में डिलीवर किया जाता है, तो यहाँ पर इसमें नहीं डिलीवर किया जाता, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था पेडागोजिकल फ्रेमवर्क से भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है व्हाट एज ग्रुप इज कवर अंडर ECCE पेडागोजिकल फ्रेमवर्क एज पर NEP 2020। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो ECCE है इसमें आपको 2 एज ग्रुप कंफ्यूज कर सकती है, 0 से लेकर 6 वर्ष या फिर 3 से लेकर 6 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा था जब हमारा पेडागोजिकल फ्रेमवर्क से पूछे यानी कि स्कूल में जाने के बाद बच्चे का ECCE में केयर कैसे करना है, तो उस समय आप आंसर दोगे 3 से लेकर 6 वर्ष। वैसे जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेके कम से कम 3 वर्ष तक तो बच्चा घर में समय बिताता है, तो वैसे ECCE पूरा का पूरा इस एज ग्रुप को कवर करता है। बट अगर हमें पेडागोजिकल एस्पेक्ट से बताना है यानी कि स्कूल एस्पेक्ट से बताना है तो हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन कब देते हैं, जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, तो तब हम इस एज ग्रुप को ध्यान में रखेंगे। अगर इस क्वेश्चन में एज ग्रुप पूछा होता तो मेरा आंसर होता 3 से लेकर 6 वर्ष। बट यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी ईयर तक दिलाया जाएगा, तो 5 वर्ष तक ये गलत है, 8 वर्ष तक गलत है, 4 वर्ष तक गलत है, यहाँ पर 6 वर्ष तक जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम लोगों को यहाँ पे समझने हैं।
यहाँ पे हमारे स्कूल एजुकेशन या फिर प्री एजुकेशन से लेकर आपके सेकेंडरी लेवल तक जो आप लोगों की शिक्षा के बारे में बताए गए उनको ज़रा हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि स्कूल लेवल में यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की बात की गई है। SE जो है ये आपका स्कूल एजुकेशन है। स्कूल एजुकेशन में 2030 तक क्या बोला गया, 2030 तक 100% GER। अब ये GER क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मैंने आपको बताया था ये सभी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर की हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कितने बच्चे जो हैं दाखिला लेते हैं, कितने बच्चों का एडमिशन स्कूल में होता है। सिंपल सी बात है कि बेसिक एजुकेशन तो हर बच्चे को चाहिए और हर बच्चे की ज़रूरत भी है। तो इस वजह से ये बोला गया कि GER जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा स्कूल में, वे कितना होना चाहिए, वे होना चाहिए आपका 100%। 100% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे हायर एजुकेशन का भी GER बताया गया है कि जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो हायर एजुकेशन में होगा, ये आपका यहाँ पे 2035 तक यहाँ पे 50% होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट ऐड करिएगा, इसके अंदर यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड करने की बात बोली गई। साथ ही यहाँ पे बोला गया कि NEP 2020 क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्कूलों में बच्चों को वापस लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने की बात यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा जो नया आपका स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे क्या है, 5+3+3+4, जिसमें स्कूल करिकुलम के अंदर यहाँ पे 12 साल की स्कूलिंग होगी और इसके अंदर जो पहले के 3 वर्ष होंगे वे आपके आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अलग से कोई सेपरेट एकेडमिक स्ट्रीम नहीं होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर वोकेशनल अलग से सेपरेट स्ट्रीम नहीं होगा। स्कूल एजुकेशन के साथ ही इसे यहाँ पर इंक्लूड करा के पढ़ाने की बात बोली गई। अगला अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें जो कि इम्पॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए, जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा होती है, ये आपकी कौन से क्लास से शुरू हो जानी चाहिए, ये आपकी क्लास 6 क्लास से ही इसके इंटर्नशिप बच्चे को दिलाने हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में कोडिंग जो है बच्चे को क्लास 6 से ही सिखाई जाए, ये बोला गया। इसके अलावा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें क्लास 5th तक यानी कि ग्रेड 5 तक बच्चे की मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में उसे पढ़ाना है। तो ये क्लास 5th और क्लास 6 से कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास 5th तक उनकी मदर टंग में पढ़ाना है और क्लास 6 से उन्हें इंटर्नशिप दिलानी है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NEP 2000, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एट लीस्ट ग्रेड 5 शुड बी। ग्रेड 5 तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, स्टेट लैंग्वेज राज्य भाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा या फिर मातृभाषा या फिर अंग्रेजी। तो अभी जैसे मैंने कहा कि ग्रेड 5 तक, यहाँ पे आप इस पॉइंट को देख भी सकते हैं, ग्रेड 5 तक आप लोगों को जो यहाँ पे उनको पढ़ाना है वे उनकी कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना है, उनकी रीजनल या फिर उनकी मदर टंग में पढ़ाना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। आपको ये कोशिश करनी है कि इस सेशन को देखने के बाद वो जो 10 मार्क्स की आपकी NEP आएगी उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर पाओ मार्क्स। आपका यही टारगेट होना चाहिए, इनफैक्ट मेरा भी यही टारगेट है। यहाँ पे क्वेश्चन है NEP 2020, इन NEP 2020 FLN स्टैंड फॉर, FLN का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए FLN जो है ये आपका क्या है, यह है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि आपका यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे रखा है। साथ ही फर्स्ट लेवल न्यूमरेसी या फिर फाउंडेशनल लर्निंग नीड, ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम FLN के बारे में जान ही रहे हैं तो FLN का जो टारगेट है उसको भी ज़रा हम यहाँ पे रिकॉल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि FLN को आपको कब तक यहाँ पे अचीव करना है, ये भी हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि ECCE जो है वो आपका आधार ही किसका रख रही है, वो आपका आधार रख रही है FLN का। तो बेसिकली आप बच्चों को यहाँ पे
क्या चीज़ें सिखा रहे हो? एक तो साक्षरता सिखा रहे हो, साक्षरता, और दूसरा आप क्या सिखा रहे हो? दूसरा आप यहाँ पे अंक गणित यानी कि जो संख्या ज्ञान होता है वे आप यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो आपका यहाँ पे FLN है, ये आपका बेसिकली कब तक आपका अचीव करने की बात की जा रही है? ये आपका 2025 तक अचीव करने की बात की जा रही है। और FLN में यहाँ पे अगर देखें तो इसके अंदर जो टारगेट क्लास है वे आपकी क्लास 3rd है, यानी कि क्लास 3rd तक आप FLN को अचीव करवाओगे, ये बोला गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक तरीके का अर्जेंट मिशन बनाया गया है, जिसके लिए एक डेडलाइन रखी गई है। जिसके लिए डेडलाइन ईयर क्या रखी गई है? जिसके लिए डेडलाइन ईयर रखी गई है यहाँ पे 2026-27, और इसके लिए एक मिशन बनाया गया है जिसको आप यहाँ पे निपुण भारत मिशन के नाम से भी जानते हो। अब आपको कमेंट सेक्शन में पहले तो बताना है कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है। और निपुण भारत मिशन का काम ही यही है कि भाई FLN जो है वो अचीव हो जाए। साक्षरता और संख्या ज्ञान, ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों को अचीव किया जा सके और 2025 तक अचीव करना है। बट इसका एक डेडलाइन रखा गया है कि कहीं पे अगर अचीव नहीं भी होता तो एक अर्जेंट मिशन है कि क्लास 3rd तक के बच्चों में FLN जो है वो आ जाए। तो ये सारा की सारी चीज़ें इस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है? व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल मिशन। अब अगला क्वेश्चन वही पूछ लिया गया कि नेशनल मिशन का नेम क्या है जो कि लॉन्च किया गया ताकि FLN को अचीव किया जा सके। तो वो क्या है? आपका निपुण भारत। तो चलिए एक बार निपुण वर्ड का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। निपुण वर्ड का फुल फॉर्म है नेशनल, N से हो गया आपका नेशनल, इसके बाद I से हो गया आपका इनिशिएटिव। एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे ये एक इनिशिएटिव लिया गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशेंसी। ये जो P है उसका मतलब है प्रोफिशेंसी। प्रोफिशेंसी किस चीज में? प्रोफिशेंसी यहाँ पर रीडिंग में। जैसे कि हमने कहा साक्षरता आनी चाहिए, तो भाई रीडिंग भी आनी चाहिए। प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ उस चीज को रीड करे, उस चीज को समझे। अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यू से है अंडरस्टैंडिंग और एन से है यहाँ पे न्यूमरेसी। तो यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यह एक तरीके का नेशनल मिशन जो कि टारगेट रखता है FLN यहाँ पे अचीव हो जाए। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि विच डॉक्यूमेंट विल रीडिजाइन स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट अंडर NEP 2020 टू रिफ्लेक्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एक तरीके से रीडिज़ाइन किया गया ताकि बच्चों के अंदर यहाँ पे क्या हो? बच्चों के अंदर यहाँ पे समग्र विकास हो, ये यहाँ पे बोला गया। तो देखिए स्कूल बोर्ड जो है उसके रिजल्ट को यहाँ पे रिफाइन नहीं किया गया है, साथ ही साथ परसेंटाइल रैंक या फिर ट्रेडिशनल मार्कशीट इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। इसका नाम दिया गया 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में चारों तरफ से मतलब एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे बनाने की बात की गई, जिसके अंदर बच्चे का यहाँ पे एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर सब चीज़ों को यहाँ पे रखा गया। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से हम स्कूल एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देख रहे हैं, तो कुछ और पॉइंट है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखते हैं जिससे हमारी ये टॉपिक और अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रखी गई उसके अंदर हम लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस जो प्री स्कूल का कहा गया कि क्लास 12 तक जो बच्चे को यूनिवर्सल एक्सेस होगा, यानी कि कौन बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन ले सकता है, किसको आप यहाँ पे अलाउ करोगे, वो आपका 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे होना चाहिए बाय 2030, यानी कि 2030 तक यहाँ पे कोई भी ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए या फिर किसी बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा, कोई स्कूल एडमिशन देने को मना कर रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया। सिंपल सी बात है। अगला यहाँ पे क्या बोला गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करना है, वो भी स्कूल के अंदर।
स्कूल की बात की गई, स्कूल के अंदर की अगर हम बात करें तो बच्चा जो है 3 से लेकर 6 वर्ष तक का होगा स्कूल के अंदर, और ये आपका कब तक करना है, ये आपका 2025 तक करना है। इसके अलावा रिप्लेस किया गया आपका 10+2 का सिस्टम और 5+3+4 का सिस्टम यहाँ पे इंक्लूड किया गया। साथ ही नेशनल मिशन बनाया गया जिसमें आप FLN को अचीव करोगे। व्हाट इज FLN? FLN क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि कौन से क्लास तक होगा, जो कि आपका क्लास 3rd तक होगा, और ये कब तक होगा, ये 2025 तक होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को आप प्रमोट करो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्लास 5th तक, और प्रेफर तो ये किया गया कि क्लास 8th तक भी आप रख सकते हो तो रखो, पर एटलीस्ट क्लास 5th तक क्या होना चाहिए, होम लैंग्वेज या मदर टंग होना चाहिए। स्कूल के एग्ज़ाम को आपको रिफॉर्म करना है, उसको पार्ट्स में ब्रेक करना है, और कोर जो कैपेसिटी है बच्चे की वो डेवलप करना यहाँ पे टेस्ट का एम होना चाहिए। अब अगला यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया कि हम लोगों को एक नेशनल असेसमेंट सेंटर हमें बनाया गया, जो कि क्या उसका नाम क्या रखा गया, परख। अब परख का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि परख का फुल फॉर्म क्या है। मैं पहले सेशन से ही जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, पूरी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का टॉपिक वहीं पे रिवाइज हो जाए, इसीलिए मैं ये चीज़ें आप लोगों से पूछती हूँ। तो परख जो है एक तरीके का स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, जो कि क्या करेगा, जो कि स्टूडेंट के असेसमेंट में आपको हेल्प करेगा। आगे हम इसको भी देखेंगे। इसके अलावा इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की बात यहाँ पे की गई, जिसके अंदर यहाँ पे बोला गया कि सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हो गया, गर्ल्स हो गया, या सोशली कल्चरल आइडेंटिटी जिन बच्चों में है उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करना है। इसके अंदर 5 अलग अलग एरिया को इंक्लूड करने की बात बोली गई है, जिसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला गया, नेक्स्ट हम लोगों को टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे टीचर्स के लिए नेशनल यहाँ पे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर यानी कि NPST को डेवलप किया गया बाय 2022, जो कि ये अश्योर करेगी कि हर टीचर जो स्कूल में एनरोल हो रहा है वो यहाँ पर जो आप लोगों की TET है यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको पास करके यहाँ पे आ रहा है। अगला यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों को जो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है या आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पे एक तरीके से स्टार्ट करेगी, ताकि स्टेट्स के जो स्कूल्स हैं उनको भी एक तरीके से स्टैंडर्ड मिल सके। अगला वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि 2025 तक एटलीस्ट 50% बच्चे जो हैं एक्सपोज हो जाएं। एक्सपोज मतलब उनको ये फैसिलिटी मिले कि वो वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे प्राप्त कर सके। अब अगर हम आगे देखें तो देखिए आगे हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है, इसके अंदर क्या बोल रखा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पिलर, कितने पिलर पे बेस्ड है, ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारी 5 अलग अलग पिलर की बात की गई है, और ये 5 पिलर क्या है। सबसे पहले तो आपको चीज़ों को बच्चों को एक्सेस कराना है, यानी कि बच्चों को वो चीज़ें उपलब्ध हों, बच्चे वो चीज़ एक्सेसिबिलिटी उनको मिल सके। अगला है आपको समानता पे ध्यान रखना है, यानी कि इक्विटी पे ध्यान रखना है कि हर किसी को आपको जो है एक तरीके से बराबर मान के चलना है। अगला क्वालिटी। अब देखिए जो आप यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे बच्चे को इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ें स्कूल में हो वो क्वालिटी एजुकेशन हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो शिक्षा हम बच्चे को दे रहे हैं वो अफोर्डेबल भी हो। ऐसा ना हो कि शिक्षा इतनी महंगी बन जाए कि पेरेंट्स ही उस चीज़ को अफोर्ड कराने से यहाँ पे कतराएं, तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना है। अगला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। अगर बच्चा यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, हम डायरेक्ट ये टैग नहीं लगा सकते। यहाँ पे टीचर्स को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पैरामीटर रह गया है या ऐसे कौन से फैक्टर रह गए जिससे बच्चा जो है इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। तो अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ टोटल कितने पिलर हो गए, यहाँ पे 5 पिलर की यहाँ पे बात की गई। अब देखिए जैसा मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ में टारगेट ईयर डिस्कस करूंगी, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को
कंफ्यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल एफएलएन के बारे में बताया गया कि जो आप लोगों को यहाँ पे एफएलएन अचीव करना है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वो कब तक करना है, वे 2025 तक करना है। और यही आपका ECCE का भी ईयर यहाँ पे बताया गया है। और अगर हम यहाँ पे प्री स्कूल के अंदर यहाँ पे GER की बात करें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें, तो ये कब तक करना है, ये आपको 2030 तक करना है। इसके साथ साथ हम लोगों को बताया गया कि हमारी पूरी जीडीपी का 6% पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है आपका एजुकेशन पे होगा, शिक्षा पे होगा। इसके अलावा अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में बताया गया कि यहाँ पर कितना GER होना चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% होना चाहिए। इसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन को भी आप इंक्लूड करोगे और इसके लिए जो ईयर रखा गया वो रखा गया यहाँ पे 2035, 2030 इसके लिए, 2035 इसके लिए। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट जो होंगे ये आपके बनाए जाएंगे, कब तक, 2040 तक। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि एटलीस्ट 50% जो लर्नर होंगे वो स्कूल से या फिर आप कह लीजिए हायर एजुकेशन, दोनों से ही 2025 तक आपके वोकेशनल एजुकेशन से एक्सप्लोज हो जानी चाहिए। यानी कि बोला गया कि वोकेशनल एजुकेशन जो है स्कूल के बच्चों को और हायर एजुकेशन ले रहे बच्चों को, उनके अंदर यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा भी आपको इंक्लूड करनी है, ये बोला गया है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट डज NEP 2020 एम्पथाइज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ को यहाँ पे फोकस किया गया, किस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। पनिशमेंट टेस्टिंग, सरप्राइज टेस्ट, वन टाइम ईयरली टेस्ट, ये गलत है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना है, इस चीज़ की यहाँ पे बात बोली गई है। अब अगला मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ और अगला ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ इसके लिए आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ NEP 2020 इंक्लूड अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि हमारी NEP के अंदर टोटल कितने पार्ट यहाँ पे रखे गए हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होने चाहिए। ये आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे पार्ट 3 के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, ये अभी मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करा रही हूँ। तो सभी पॉइंट हम यहाँ पे दोबारा एक बार कवर कर रहे हैं सो दैट एक फाइनल रिविजन आपकी हो जाए। तो देखिए NEP के अंदर टोटल यहाँ पर आपके 4 पार्ट रखे गए हैं। कितने पार्ट रखे गए NEP के अंदर? NEP के अंदर टोटल 4 पार्ट रखे गए। पहला पार्ट जो है आपका स्कूल एजुकेशन पे बेस्ड है। सेकेंड पार्ट आपका हायर एजुकेशन पे बेस्ड है। थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे अदर की एरिया, किस पर बेस्ड है? अदर की एरिया पे। और जो चौथा पार्ट है वो आपका मेक इट हैपन, यहाँ पे यानी कि उस चीज़ को आप यहाँ पे फुलफिल कराओगे, मेकिंग इट हैपन पे यहाँ पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट किस चीज़ पर बेस्ड है। और अगर हम और डिटेल में देखेंगे जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर ECCE, यहाँ पे FLN, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे। हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात आ जाएगी। अदर की एरिया की बात करें तो अदर की एरिया को मैं यहाँ पे ऊपर अलग से एक्सप्लेन करती हूँ। अदर की एरिया में आप यहाँ पे ऑनलाइन जो एजुकेशन प्रोवाइड करोगे उसकी यहाँ पे बात आ जाएगी। इसके साथ साथ अडल्ट एजुकेशन की यहाँ पे बात आ जाएगी कि अडल्ट एजुकेशन हम किस तरीके से प्रोवाइड करें। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग जो आर्ट यानी कि लैंग्वेज को जो प्रमोट कर रहे हो वो एरिया जाएगा। और मेक इट हैपन, ये जो फोर्थ आपका पैरामीटर है, इसके अंदर बेसिकली आप जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, जो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो टारगेट वगैरह रख रहे हो उसके अंदर वो आ जाएगा। और साथ में फंडिंग यानी कि फाइनेंसिंग इसका कौन करता है, किससे कितना पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी।
अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहाँ पे आएगा। तो अडल्ट एजुकेशन किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा अदर की एरिया के अंदर, जो कि यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रखा है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल एक्ट एज नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हम NAC के अंदर यहाँ पे रखेंगे अंडर NEP 2020। तो असेसमेंट सेंटर किसको बनाया गया, NAS या फिर NTA या SAS को नहीं, यहाँ पे परख के अकॉर्डिंग यहाँ पे असेसमेंट करने की बात बोली गई। क्या है ये परख, तो परख की अगर हम बात करें तो परख है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। P से है यहाँ पे परफॉर्मेंस, की बच्चा किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस को आपको असेस करना है, साथ ही असेस करने के अलावा आपको यहाँ पे रिव्यू करना है, रिव्यू एंड एनालिसिस, रिव्यू और एनालिसिस करना है किसका, नॉलेज का, किस लिए, ताकि बच्चे को समग्र विकास हो सके, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है ये इसने क्या बनाया है, यहाँ पे परख बनाया है एक तरीके से, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे हायर एजुकेशन से बेस्ड है, जिसके अंदर पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम विल बी डिसकंटिन्यू अंडर NEP 2020। इनमें से कौन सा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे PhD या फिर यहाँ पे पोस्ट डिक्टोरल डिप्लोमा या डिप्लोमा को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, यहाँ पे MPhil को यहाँ पे डिसकंटिन्यू करने की बात यहाँ पे बोली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए अगले क्वेश्चन में भी सेम जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन इज प्रपोज्ड टू एस्टेब्लिश एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बन गई है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बाय NEP 2020। तो यहाँ पे आप लोगों को ना दो चीज़ पता चलती है, एक तो ये परख क्या है, परख यहाँ पे एक तरीके से नेशनल सेटिंग बॉडी है, और नेशनल सेटिंग बॉडी है जो कि किसके अंदर आती है, यह आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर के अंदर आती है, जो कि किसके द्वारा बनाई गई, ये आपका MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाई गई। तो कई बार क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपे होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये परख बनाया किसके द्वारा है, तो आप लोगों के एग्जामिनर इस तरीके से चीज़ें भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो तो है यहाँ पे परख, और इसका फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब देखिए एक ही चीज़ को जैसे कि मैंने कहा मैं बार बार आप लोगों के लिए इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको लास्ट में इन चीज़ों को बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको चीज़ें जो है एक बार में अच्छे से माइंड में बैठ जाएं। अब यहाँ पे हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि पार्ट 1 ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिनोट्स। अब देखिए पार्ट 1 किस चीज़ के लिए ये पूछा गया है, तो एक बार फिर से हम फटाफट रिकॉल करते हैं। NEP के अंदर आपके 4 पार्ट हैं। यहाँ पे पार्ट 1 जो है वो आपका स्कूल एजुकेशन के लिए है, पार्ट 2 जो है वो किसके लिए, वे आपका हायर एजुकेशन के लिए है। इसके अलावा पार्ट 3 किसके लिए, पार्ट 3 यहाँ पे है अदर की एरिया ऑफ फोकस के लिए है, और जो पार्ट 4 है वे किसके लिए, वे यहाँ पे है आपका मेकिंग इट हैपन, यानी कि आपको वो चीज़ें करके दिखानी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप लोगों से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि NEP का जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो किसके लिए है, वे आपका है स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ
आगे कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब अगर हम हायर एजुकेशन के कुछ पॉइंट देखें तो यहाँ पे बता रखा है कि जो हायर एजुकेशन का करिकुलम होगा उसमें आप सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, लचीलापन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल एंट्री होगी, यहाँ पे अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन के, यानी कि जो बच्चे को सर्टिफिकेट वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एक कॉलेज से दूसरे इंस्टीट्यूट में, यानी कि एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा रहे हो, तो ट्रांसफ़र करवाते हुए आपको सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर डिजी लॉकर में एक फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी जिसके अंदर आप यहाँ पे अपने जो एकेडमिक स्कोर कार्ड है उसको यहाँ पे क्या कर सको, उसको यहाँ पे क्रेडिट के फॉर्म में सिक्योर कर सको। उसके बाद वो क्रेडिट आपका दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ABC का फुल फॉर्म क्या है या ABC किससे लिंक करता है। ABC है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि इस्टेब्लिश करेगा यहाँ पे आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र करने में, जो कि एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में होंगे, सो दैट आपके जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे प्रिजर्व रहें, सेफ रहें। अब इसके अलावा हम लोगों को क्या बता रखा है, NEP 2020 ये बोलती है कि हम लोगों को इंक्रीज़ करना है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, वो भी इक्विटी के साथ, ताकि यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फॉर्म में भी ये चीज़ रिफॉर्म हो सके। इसके अलावा हम लोगों को नेशनल रिसोर्स फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, ताकि रिसर्च कल्चर को क्या किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ NEP 2020 के अंदर यहाँ पे जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की यहाँ पे बात की गई है, वो भी डिसएडवांटेज एरिया या डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। तो GEF, कई बार पूछते हैं GIF क्या है। GIF यहाँ पे है जेंडर इंक्लूजन फंड, और ये जो स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात की गई है किसके लिए, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों की ये टर्म जो है ये किससे लिंक करता है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये टर्म किस चीज़ से लिंक कर रहा है। इसके अलावा जो कॉलेज है उसका एफिलिएशन सिस्टम जो है ये आपका यहाँ पे बता रखा है कि ये फेस्ड आउट हो जाएगा 15 साल के अंदर, जो कि आप लोगों को कॉलेज का एफिलिएशन मिलता है। तो मतलब आपको ये भी देखना है कि जिस कॉलेज से आप यहाँ पे कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो वो एफिलिएटेड है या नहीं है, और उसका एफिलिएशन रद्द तो नहीं हो गया। इन चीज़ों को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 what is the medium of instruction recommended till grade 5। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है यहाँ पे चेंज नहीं की गई है, बाकी ऑप्शन में चेंज है। तो देखिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाने को नहीं बोला गया है, इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी दोनों ही भाषाओं की बात नहीं की गई है। क्लास 5th तक ये रेकमेंड किया जाता है, इनफैक्ट क्लास 8 तक भी अगर ये चले तो और अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि उनकी मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ, ये NEP 2020 के अंदर बोला गया है। बाकी संस्कृत लैंग्वेज की बात यहाँ पे बोली नहीं गई स्टार्टिंग के अंदर। अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज गोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन NEP 2020। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला वर्ड का मतलब क्या है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में ये जो 3 लैंग्वेज है इसमें सबसे पहली लैंग्वेज जो होगी बच्चे की मदर टंग या उसकी होम लैंग्वेज होगी। तो मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज के लिए यहाँ पे ये टर्म यूज़ किया गया। उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो आपकी हिंदी, जो कि हिंदी स्पीकिंग कंट्री यहाँ पे मानी जाती है हमारी। और थर्ड आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर इवन आपके संस्कृत, फ्रेंच, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे स्कूलों में ऑप्ट कराई जाती हैं। तो 3 लैंग्वेज पढ़ाने का फ़ायदा क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है टू रिड्यूस लैंग्वेज लर्निंग। अब देखिए 3 लैंग्वेज पढ़ाने को बोल रहे हैं तो लैंग्वेज लर्निंग को रिड्यूस तो कर नहीं रहे, ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे गलत हो जाएगा।
इसके अलावा अगला है टू रिड्यूस रीजनल लैंग्वेज, सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। टू मेक इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश को कंपलसरी करना ऐसा नहीं है। टू प्रमोट यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, आप बच्चे के अंदर यहाँ पे एकता और भाषाई विविधता का सम्मान करें, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आप यहाँ पे थ्री लैंग्वेज फार्मूला को क्या करते हो, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को एक तरीके से यहाँ पे इनकलकेट करवाने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा अगला अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, व्हाट डज लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प योर यंग चिल्ड्रन, यानी कि अगर आप मदर टंग में पढ़ाते हो तो उसका यंग चिल्ड्रन के ऊपर क्या यहाँ पे फ़ायदा होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। इट मेक लर्निंग फास्टर एंड ईजियर, इससे बच्चा जल्दी और आसान तरीके से सीखता है, कहीं ना कहीं सही भी है। इट रिड्यूस देयर क्रिएटिविटी, ऐसा नहीं है, उनकी रचनात्मकता कम नहीं होती इससे। साथ ही परीक्षा जो है इससे डिफ़िकल्ट होगी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इट लिमिट वोकैबुलरी, ये शब्दावली को लिमिट कर देगी, ऐसा नहीं है। अगर उनकी मदर टंग में आप पढ़ाओगे तो उन्हें चीज़ें समझ में भी आएंगी और वो जल्दी से चीज़ें सीखेंगे भी, इस वजह से उनकी मातृभाषा में पढ़ाने की बात यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि व्हाट टाइप ऑफ टीचर आर नीडेड टू अप्लाई NEP 2020 लैंग्वेज पॉलिसी इफेक्टिवली। अब यहाँ पे किस तरीके के टीचर जो है NEP 2020 में लैंग्वेज पॉलिसी को इफेक्टिवली अप्लाई कर पाएंगे। द टीचर हु ओनली नो वन लैंग्वेज, जो एक ही लैंग्वेज जानती है, तो ये तो यहाँ पे लिमिट करने वाली बात आ गई। अ टीचर हु यूज टू और मोर लैंग्वेज, कहीं ना कहीं ये सही है क्योंकि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की यहाँ पे बात की गई है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही हो सकता है। अगला है टीचर हु टीच ओनली इंग्लिश, तो ये भी यहाँ पे गलत है क्योंकि मदर टंग में बात करने की बात की गई है। अगला अ टीचर हु अवॉइड रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज होम लैंग्वेज में बात पढ़ाने की बात की गई है, तो ये भी नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, NEP 2020 प्रमोट्स बाइलिंगुअल एजुकेशन मेनली। अब इसके अंदर बाइलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई है। अब बाइलिंगुअल में बाई का वर्ड का मतलब क्या होता है, टू, यानी कि दो द्विभाषाई यहाँ पे भाषा की बात की गई है। लास्ट ऑप्शन बोल रखा है लर्निंग बिकम मोर डिफिकल्ट, तो ये तो गलत है। स्टूडेंट फॉरगेट देयर मदर टंग, अगर बाइलिंगुअल में पढ़ रहा है तो उनके मदर टंग और एक जो न्यू लैंग्वेज जो आप सिखाना चाह रहे हो उसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो मदर टंग को मातृभाषा को भूल जाएगा, ये तो गलत ही है। अगला है कि इंग्लिश कैन बी रिमूव कम्प्लीटली, तो किसी चीज़ को रिमूव नहीं करना। यहाँ पे स्टूडेंट जो है अपनी लोकल और ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी कि उनके स्थानीय और जो यहाँ पे ग्लोबल यहाँ पे एजुकेशन है उनमें यहाँ पे संचार कर पाएगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा, तो दो भाषा सीख पाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे हम लोगों को क्या क्वेश्चन बोला गया, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर रिफॉर्मिंग द स्कूल द एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे बोला गया NEP 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुधार क्यों होना चाहिए। तो जिसमें ओनली वर्ड है वो तो वैसे भी गलत है, और यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है रोट मेमोराइजेशन कराना है, रट्टा मरवाना, ये तो गलत है। टू मेक एग्ज़ाम ईजियर टू पास, यानी कि परीक्षा को आसान बना दो ताकि वो पास कर सके बच्चा, ये भी गलत है। टू रिड्यूस प्रेशर एंड टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि यहाँ पे हमें प्रेशर और यहाँ पे जो टेस्ट है उनको, उनका जो प्रेशर है उसको कम करके अंडरस्टैंडिंग और स्किल को आपको टेस्ट करना है। प्रेशर को कम करके टेस्ट करना है उनकी समझ को और कौशल को, ये सही है। अगला है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्ज़ाम, नंबर ऑफ एग्ज़ाम बढ़ाने से यहाँ पे एक तरीके से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, बच्चे तो और ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जिसे आप सफल के नाम से जानते हो। किसके नाम से, सफल, SAFAL। अब ये सफल है क्या, ये सफल बेसिकली यहाँ पर है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल। अब बच्चे के लर्निंग लेवल को आप समझने के लिए
एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट यहाँ पे बनाने की बात यहाँ पे की गई। और ये जो आपका सफल है ये बेसिकली कौन से ग्रेड से लेकर कौन से ग्रेड तक के लिए है, ये आपका ग्रेड कवर करेगा क्लास फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक का ग्रेड। और इसके अंदर जो आपका असेसमेंट कराया जाएगा वो कौन कौन से क्लास में कराया जाएगा, तो ये ग्रेड 3rd में, ग्रेड 5th में और ग्रेड 8th में ये असेसमेंट यहाँ पे कराया जाएगा। तो सफल का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में आपका EMRS का 2023 का पेपर आपको बता रही हूँ, यहाँ पे पूछा गया है जो आपका स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है वो कौन कौन से क्लास में होगा, तो क्लास 3rd, क्लास 5th और क्लास 8th उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और ये सफल का फुल फॉर्म क्या है, सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल। और यहाँ पे बोला गया है कि 2021-22 से CBSE स्कूल्स में यहाँ पे क्लास 3rd में, क्लास 5th में और क्लास 8th में यहाँ पे सफल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपका कोर कॉन्सेप्ट को टेस्टिंग करेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग के इसमें क्वेश्चंस होंगे। अब इससे आप क्या आपको हेल्प मिलेगी, इससे आपको एक डायग्नोस्टिक डेटा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको एक ऐसा डेटा मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे के कौन से लेवल में यहाँ पे कमी है, और एक इंसाइट मिलेगी कि बच्चे को कितना डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है। तो ये सफल का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, व्हाट डज द टर्म सफल स्टैंड फॉर। सफल जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, सफल का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, सफल का फुल फॉर्म सिंपल से शुरू नहीं होता, सिस्टमैटिक या स्टैंडर्ड से शुरू नहीं होता। इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म्स आने की संभावना है, 10 में से 2-3 फुल फॉर्म तो आप लोगों की आ सकती हैं, क्योंकि NEP से लिंक करते हुए अच्छे खासे फुल फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सफल एज पर NEP 2020। सफल का मेन फोकस क्या है, इवैल्यूएट मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट, यानी कि तथ्यों को याद करने की क्षमता का मूल्यांकन ये नहीं है। एसएस फाउंडेशनल लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी, यानी कि यहाँ पे बुनियादी आधार और जो बच्चे के अंदर यहाँ पे कॉम्पिटेंसी होती है यानी कि क्षमता होती है उसका मूल्यांकन करना, ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है। अगला है प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ये इसका एम नहीं है। अगला है रैंक स्टूडेंट, बच्चों को यहाँ पे रैंकिंग करना है, ये भी गलत है। यहाँ पे बच्चों का फाउंडेशनल लर्निंग और कॉम्पिटेंसी यानी कि उनके क्षमता का मूल्यांकन करना ही सफल का मेन उद्देश्य है। इसके अलावा अगला अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, सफल इज टू बी कंडक्टेड फॉर विच क्लासेस एज पर NEP 2020। सफल को कौन से क्लास के लिए कंडक्ट किया जाएगा ये यहाँ पे पूछा गया है। तो क्लास 5th, 8th, 10th या फिर क्लास 3rd, 5th, 8th या फिर 1st, 2nd, 3rd या फिर 6th, 9th और 12th। तो देखिए सफल जो है एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, यानी कि क्लास 10th और क्लास 12th यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। और जैसे कि मैंने कहा क्लास 8 तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। बाकी आपको ये याद भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि ये क्लास 3rd, 5th और 8th के लिए बना है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका बी ऑप्शन। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करें, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ सार्थक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पता होना चाहिए। अब NEP के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें बताया गया ये जो कि है सार्थक। और सार्थक के अंदर क्या आता है, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं की गई, यहाँ पे टीचर्स की भी बात की गई कि उनका हमें क्या करना है, होलिस्टिक एडवांसमेंट करना है, एडवांस बनाना है
कैसे क्वालिटी एजुकेशन देके। और ये क्या करता है, सार्थक क्या करेगा, एक पूरा रोड मैप बना के दे दिया है इसने। यहाँ पे एनईपी को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, एनईपी के जो अंदर के फैक्ट हैं, चाहे ईसीसीई, चाहे एफएलएन, चाहे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो गया, चाहे जीडीपी कितने मिलेगी, इसका पूरा एक यहाँ पे रोड मैप बना दिया अगले 10 साल के लिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो आपका सार्थक का कॉन्सेप्ट है ये कब रिलीज़ किया गया, ये 8 अप्रैल 2021 को रिलीज़ किया गया है। और इसके अंदर हम लोगों को कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होने चाहिए, जैसे कि इसके अंदर कितने टास्क ग्रुप दिए गए। इसके अंदर आपके 297 टास्क दिए गए हैं कि ये टास्क हमें फुलफिल करना है। और इन टास्क की मदद से, और इनका टाइमलाइन भी बताया गया है, मतलब इतने ईयर में फुलफिल करने हैं, जैसे ईसीसीई कब फुलफिल करना है, एफएलएन कब फुलफिल करना है। और इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे 304 अलग अलग आउटकम्स मिलने चाहिए। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि भैया हमारा ये रिजल्ट आ जाए, तो इस तरीके के इतने आउटकम्स बताए गए हैं। इसके अंदर यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो प्लान कर सकें ताकि अपने लोकल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन चीज़ें बच्चों को सिखा पाएँ। इसके अलावा यहाँ पे जो है प्लानिंग जो है टाइम टू टाइम और अपडेट होता रहेगा, ये भी हमें बताया गया है। अब देखिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सार्थक प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए एक रोड मैप बनाया गया है, ये पूछा गया है। लास्ट ऑप्शन क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक के लिए, ऐसा नहीं है। टीचर ट्रांसफर सिस्टम इसके लिए नहीं है। यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस इसके लिए नहीं है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन बताया गया है कि एनईपी को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे स्कूल में, वो भी नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, नेक्स्ट 10 ईयर्स की यहाँ पे बात की गई है। अब अगर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो अगले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोला गया, फॉर विच ग्रेड विल वोकेशनल एजुकेशन बी इंट्रोड्यूस एज पर एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन को, यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा को यहाँ पे कब से, कौन सी कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। क्लास 6 से यहाँ पर कोडिंग को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है कि कोडिंग जो है बच्चों को क्लास 6 से ही आप यहाँ पे सिखाइए। तो यहाँ पे 6th क्लास ऑनवर्ड करेक्ट होगा। 9th क्लास 11th क्लास तो बहुत अपर ग्रेड की होती है, ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन ये तो कोई सेंस बनता नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे जो वोकेशनल एजुकेशन है स्कूल में क्लास 6 से ही इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर क्या बोला गया। इसके अंदर बोला गया व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सार्थक, सार्थक का मेन पर्पस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टू इम्प्लीमेंट एनईपी 2020 रिकमेंडेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, यानी कि एनईपी 2020 को हम किस तरीके से रेकमेंड करते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर स्कूल एजुकेशन में, बिल्कुल सही है। हायर एजुकेशन की बात नहीं की गई, डिजिटल डिवाइस की बात नहीं की गई, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात इसमें नहीं की गई है। सार्थक का, एफएलएन का, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ ये जो टर्म यहाँ पे यूज़ किए, परख, इन सब के आपको फुल फॉर्म बताने ईयर के साथ साथ कि ये चीज़ें कब इम्प्लीमेंट की गई। अब अगला ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या बोला गया है कि विच ग्रुप आर आइडेंटिफाइड एज सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। यहाँ पे सोशली और यहाँ पे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की यहाँ पे बात की गई है, तो इसके अंदर किसको रखा गया है ये पूछा गया है। तो देखिए ये जो आपके SEDGS ग्रुप्स हैं, इसके अंदर आपके कौन कौन से ग्रुप्स को रखे गए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कौन कौन से ग्रुप को रखे गए उनके नाम यहाँ पे मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से, जेंडर आइडेंटिटी मतलब कि वो मेल है फीमेल है, जैसे कि फीमेल या फिर आप कह लीजिए जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके साथ थोड़ा डिसएडवांटेज रखा गया है, ये चीज़ें बोली गई हैं। तो एक तरीके से उन्हें डिसएडवांटेज ना हो, उन्हें एडवांटेज हो, तो इन ग्रुप्स के अंदर इनकी बात यहाँ पे की गई है कि ये इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। दूसरा कौन है, दूसरा है यहाँ पे
यहाँ पे आपके जो सोशल सोशल कल्चर जो आपके ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? इसके अंदर आपके आ जाएंगे जैसे कि SC STs, इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड किए गए OBCs भी। इसके अलावा यहाँ पे जियोग्राफिकल आइडेंटिटी के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जो कि बेसिकली ये हिली एरियाज़ वगैरह में रहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करने में बॉर्डर एरिया का सर्टिफिकेट अगर आप लगा देते हो तो उसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है, तो उस चीज़ की बात की गई। अगला यहाँ पे जिनको डिसएबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि डिफरेंटली एबल जो यहाँ पे बच्चे होते हैं उनकी बात की गई। इसके अंदर 21 तरीके की यहाँ पे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे बताई गई, जो कि आपकी कौन सा एक्ट है? 2016 का एक्ट है। अगला यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? अगला यहाँ पे है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अंदर यहाँ पे EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे रखे गए। तो बेसिकली इसके अंदर किन को रखा गया है? तो यहाँ पे अर्बन मिडिल क्लास के बच्चों को तो रखा गया है नहीं। इसके अंदर ओनली प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन, उनको भी नहीं रखा गया। फॉरेन स्टूडेंट, इनको भी नहीं। इसके अंदर यहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी, यहाँ पे OBCs भी आ जाएंगे, माइनॉरिटी गर्ल्स और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इन सबको यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोला गया है? हाउ मेनी टास्क एंड आउटपुट्स आर आइडेंटिफाई अंडर सार्थक। सार्थक के अंदर कितने टास्क ग्रुप को यहाँ पे रखा गया है, तो हमें यहाँ पे देखना है। इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी बताया, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। आप चाहे कहीं से भी पढ़ लें, इसके लिए आपको चीज़ें यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी। टास्क ये सारे पता नहीं होने चाहिए, यानी कि ये नहीं पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन सा टास्क सार्थक के अंदर है, क्योंकि टास्क ही 297 है। 297 टास्क इसके अंदर रखे गए, और इसका आउटपुट कितना चाहिए इन्हें? 304 आउटपुट चाहिए। ये डेटा आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से ये पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ लर्नर शुड रिसीव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पे दोबारा इस चीज़ को पढ़ते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ लर्नर शुड रिसीव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025 एज पर NEP 2020, यानी कि कितने प्रतिशत बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव मिलना चाहिए, ये यहाँ पे बात की गई है। 10%, 25%, 50% या फिर 45%। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर ईयर जो है वो डिस्कस किए थे। जरा मैं आप लोगों के साथ वो ईयर यहाँ पे रिकॉल करती हूँ, ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आए। मैंने अभी आप लोगों के साथ यहाँ पर जो ईयर डिस्कस किए थे वो स्लाइड हम जरा देखते हैं, वो स्लाइड कहाँ पे रह गई। तो देखिए ये जो ईयर आप लोगों को बताना है कि वोकेशनल एजुकेशन कितने प्रतिशत यहाँ पे 2025 तक इम्प्लीमेंट करना है, ये मैंने आप लोगों के साथ इस पॉइंट में डिस्कस किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें बोल रखा है कि एटलीस्ट 50% लर्नर ऐसे होंगे जिसमें जिनको स्कूल और हायर एजुकेशन में एक्सपोजर मिलना चाहिए, किसका? वोकेशनल एजुकेशन का, एज पर यहाँ पे कितना पर ईयर 2025। तो कितने प्रतिशत बच्चों को एक्सपोजर मिलने की यहाँ पे बात की गई है? यहाँ पे 50% बच्चों को एक्सपोजर मिलने की बात की गई है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ पे था? ये क्वेश्चन था आप लोगों का इस जगह पर। व्हाट परसेंट ऑफ लर्नर शुड रिसीव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। कितने परसेंट बच्चे को एक्सपोजर मिलने की बात की गई है? यहाँ पे 50% बच्चे। तो बेसिकली अगर आप ये सारे फैक्ट अच्छे से पढ़ लें तो ऑलमोस्ट आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 मुख्य रूप से किन समूहों के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर देती है? समावेशी शिक्षा पर जोर देने की यहाँ पे बात की गई है। ओनली अर्बन चिल्ड्रन, ये तो यहाँ पे गलत है। मार्जिनलाइज, डिसएडवांटेज एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये यहाँ पे सही है। मैंने 5 ग्रुप अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किए थे, जिसके अंदर ये सभी आपके इंक्लूड होते हैं। अगला है प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। और वेल्दी बच्चे, अब वेल्दी बच्चे हैं जिनके घर में अच्छा खासा पैसा है, उनको तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे जो एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के अंदर मेनली किस ग्रुप को इंक्लूड करने की बात की गई है? जो
मार्जिनलाइज्ड हों, जो डिसएडवांटेज जिनको मिला हो, या फिर ऐसे बच्चे जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर हाथ पे आते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। अब देखिए आगे मैं आप लोगों के साथ हायर एजुकेशन डिस्कस करूंगी, तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है। हायर एजुकेशन के लिए सबसे पहले GER, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का, यहाँ पे 2035 तक कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए ज़्यादा तो कितना भी हो वो तो अच्छी बात है, कम से कम यहाँ पे 50% होना चाहिए, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। साथ ही साथ 2018 तक ये कितना था, ये था यहाँ पे कितना 26.3% ही यहाँ पे था। तो इसे कम से कम 50% तक लेके जाना है। इसके अलावा यहाँ पे हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आपको करानी है, यानी कि UG लेवल पे आप लोगों को जो एजुकेशन करानी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी और हॉलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ रिकंस्ट्रक्ट यहाँ पे करने की बात की गई है UG और PG डिग्री को। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक तरीके से जो UG डिग्री है वो आपका 3 या 4 साल की होगी, जिसका आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा हर साल। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। इसके अलावा यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है, ताकि रिसर्च एरिया को ज़्यादा प्रमोशन मिल सके। इसके अलावा यहाँ पे एक तरीके से रैशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनाने की बात की गई, किसके लिए, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर आप यहाँ पे 3000+ स्टूडेंट को यहाँ पे सेटअप कर सके, इतना आपको हब बनाना है। अगला यहाँ पे हमें बोला गया NRF के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हम लोगों को बनाना है, ताकि जो यूनिवर्सिटी है उसमें रिसर्च कल्चर को यहाँ पे प्रमोशन मिल सके। साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चे को देने की बात की गई है, जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। इसके अलावा हम लोगों को बोला गया है कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग जो है इसको आप एक्सपैंड करो, और उसके लिए जो ग्रॉस एनरोलमेंट होगा वो आपका कितना होना चाहिए, वो आपका 50% होना चाहिए, ये बोला गया। अगला अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें तो देखिए अगले पॉइंट के अंदर बोला गया कि हम लोगों को क्या करनी है, हम लोगों को केपेबल फैकल्टी यहाँ पे बनानी है और उन्हें मोटिवेटेड रखना है, इसके बाद बोली गई। तो ये तो बस कॉमन पॉइंट्स है। बेसिकली आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को ये जो फैक्चुअल डेटा है वो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जो फैक्चुअल डेटा है इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो आप लोगों के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा, ये जो HEI है, ये क्या है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इनका जो गवर्नेंस है और जो लीडरशिप है, इसका एफिलिएशन जो होगा ये आपका 15 साल तक के लिए यहाँ पे बोला गया। अम्ब्रेला पूरा का पूरा एक सिंगल अम्ब्रेला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाने की बात की गई है, जो कि क्या है, HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, जो कि एक सिंगल अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट बनेगा हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें आप जैसे UGC होता था, यहाँ पे इन सभी जो इंस्टीट्यूशन है इन सबको हटा के एक HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, जिसका नाम क्या दिया गया, जिसको एक यहाँ पे सिंगल अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया। अब आगे जरा देखते हैं, आगे यहाँ पे टीचर एजुकेशन के लिए भी करिकुलम सेट करने की बात की गई, न्यू करिकुलम कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम बनाने की बात की गई है। टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन यानी कि टेक्नोलॉजी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाने की बात की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पे प्रमोशन इस चीज़ को किया जाएगा। इसके अलावा अडल्ट एजुकेशन यहाँ पे बताया गया है कि हमें 100% यूथ और यहाँ पे अडल्ट लिटरेसी प्रमोट करनी है, वो भी कब तक, 2030 तक। इसके अलावा हम लोगों को इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ताकि बच्चे मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में बात कर सकें, वो भी हायर एजुकेशन में भी। साथ ही जो यहाँ पे जो GDP बताई गई है एजुकेशनल सेक्टर में, वो कितनी बताई गई है, 6% GDP एजुकेशनल सेक्टर में यहाँ पे खर्च करने की बात बोली गई है। तो ये आपको याद क्या रखना है, आपको ये जो जैसे कि हायर एजुकेशन कमीशन बनाया गया, ये क्या है, एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2030 तक यहाँ पे 100% यूथ और अडल्ट लिटरेसी बनानी है, ये
पता होना चाहिए। साथ ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, रेशियो वगैरह जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये ईयर वगैरह है, ये आपको इन डेटा में से यहाँ पे कंज्यूम करना है अपने लिए। अब देखिए अगला यहाँ पे हम लोगों को जो क्वेश्चन बोला गया उसके अंदर क्या बोला गया, व्हाट इज़ द एम ऑफ NEP 2020 रिगार्डिंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन स्कूल एजुकेशन। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये स्कूल के लिए बोला गया या फिर हायर एजुकेशन के लिए बोला गया। स्कूल के लिए बोला गया है तो ये कितना होना चाहिए, ये आपका 100%, 100% ये आपका होना चाहिए GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया, व्हाट इज़ द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग बाय 2020 अकॉर्डिंग टू NEP 2020। NEP 2020 के अनुसार टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री क्या होगी, 1 साल का B.Ed, 2 साल का B.Ed, M.Ed नहीं है, इंटीग्रेटेड B.Ed कराना है जो कि आपका 4 साल का है। बेसिकली स्टार्टिंग में पहले B.Ed 1 साल का था, फिर 2 साल का हुआ, तो अब बोला गया कि अब हम लोगों को क्या कराना है, अलग से बच्चों का टाइम ज़्यादा जाया ना हो, तो ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करके 1 साल का B.Ed यानी कि दोनों को मर्ज करके एक नाम दे दिया गया जो कि है आपका इंटीग्रेटेड B.Ed, जो कि आपका कितने साल का होगा, जो कि यहाँ पे 4 साल का होगा। बेसिकली जो आप 2 साल का B.Ed करते थे उससे आपका टाइम बच जाएगा और यहाँ पे आपका 4 साल में ही ग्रेजुएशन और B.Ed आपको मिल जाएगा। तो 1 साल जो है आपका बच रहा है इस कोर्स से, ये आपका यहाँ पे फ़ायदा है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 टीचर्स रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ टेस्ट। टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होगा किस टाइप के टेस्ट पे बेस्ड होगा, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट ओनली। ये तो बिल्कुल ही गलत है। इंटरनल असेसमेंट तो तब होगा ना जब टीचर्स रिक्रूट हो जाएंगी, तो ये तो बाद में होगा। यहाँ पे जो वाइवा है सिर्फ वाइवा से नहीं होता। वाइवा एक तरीके से डेमो टीचिंग होती है जो कि रिटन एग्ज़ाम के बाद लिया जाता है। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं टीचर्स के लिए NPST, जिसमें TET जो है आपका फर्स्ट स्टेज यहाँ पे रखा गया है यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे B ऑप्शन। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसके अंदर क्या बोला गया, व्हाट इज़ द टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन बाय 2035 अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पूछा गया है जिसका टारगेट ईयर इस क्वेश्चन में बताया गया। आपसे ये टारगेट ईयर भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितना आपका टारगेट ईयर है हायर एजुकेशन के GER के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ये है आपका 2035। तो कितना प्रतिशत GER होना चाहिए ये पूछा गया हायर एजुकेशन में, तो ये है आपका 50%। अगर ये स्कूल एजुकेशन में पूछा जाता तो ईयर होता 2030 और इसमें परसेंटेज कितना होता 100%, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का पूछा गया है तो इसका कितना है यहाँ पे 50% है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोला गया, अगले क्वेश्चन में बोला गया है NEP 2020 जो आपके क्रेडिट सिस्टम प्रमोट करती है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हायर एजुकेशन के लिए, वो इनमें से क्या है। वो अभी मैंने हायर एजुकेशन के पॉइंट में ऑलरेडी ये कवर किया है पर इसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पे इसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसे हम ABC के नाम से जानते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ABC का फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एक न्यू पाथवे बनाया गया है किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जो आपके क्रेडिट अर्न यहाँ पे होंगे वो आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये आपका डिजी लॉकर में होता है। डिजी लॉकर जो कि आपका किसके साथ कनेक्ट होता है, जो कि आपके आधार के साथ कनेक्ट होता है। वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करते हो, आप अपने क्रेडिट अपलोड करते हो और वो एक तरीके से रिडीम्स कर लिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने प्ले स्टोर में यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर के लिए पे किया पेटीएम में,
तो आप उससे गूगल प्ले स्टोर के ऐप्स का जो पेड वर्जन है वो खरीद सकते हो, तो रिडीम्स किए जाते हैं। तो इस तरीके से क्रेडिट जो है एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये आपसे ये पूछा जाएगा, ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ये किससे लिंक करता है, ये आपका हायर एजुकेशन से लिंक करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि क्या बोल रखा है, by which year does NEP 2020 will assure that all teacher have 4 year integrated B.Ed? कितने साल तक 4 year integrated B.Ed जो है वो टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 2025, 28, 30 या 35। तो जो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 2030। 2030 तक यहाँ पे बोला गया कि 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed है जो कि आप लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा अगर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों का हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ HECI। ये क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे क्या बोल रखा है, HECI विल ओनली डील विद टेक्निकल एजुकेशन। ओनली की वजह से ये गलत हो जाएगा, सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन से ये डील नहीं करता, ये एक तरीके से अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बोल रखा है कि HECI एक यहाँ पे फंक्शन है जो कि सिंगल ओवररैंकिंग अम्ब्रेला बॉडी है जो कि हायर एजुकेशन के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर टीचर एजुकेशन भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये मर्ज होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ये यहाँ पे गलत है। साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिप्लेस करेगा, ये भी यहाँ पे गलत है। ये एक तरीके की क्या है, ये एक तरीके की आपकी अम्ब्रेला बॉडी है जो किसके लिए बनाई गई, जो आपकी हायर एजुकेशन के लिए बनाई गई है। अब अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बोल रखा है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 इसके अंदर 4 हमारे वर्टिकल्स ऐड किए गए, जिसके अंदर HECI के अंदर जो कि इसका पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है मतलब कौन सा वर्टिकल इसका पार्ट नहीं है। इसके अंदर रेगुलेशन किया जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों का मान्यता दी जाएगी, ये भी सही है। इसके अंदर फंड यहाँ पे ग्रांट किए जाएंगे, ये सही है। पर ये स्कूल एजुकेशन के लिए ये गलत है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो हायर एजुकेशन के लिए है। तो यहाँ पे करिकुलम डिज़ाइन जो आपका स्कूल एजुकेशन होगा ये इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट ये नहीं है। इसके अलावा अगर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, वाई डज NEP 2020 प्रपोज अ अम्ब्रेला बॉडी। ये अम्ब्रेला बॉडी जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको क्यों प्रपोज किया गया, क्यों प्रपोज किया गया, ये पूछा गया है। ये एक तरीके से वोकेशनल एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, ये आपका गलत है। टू अलाउ एवरी स्टेट टू हैव अ सेपरेट हायर एजुकेशन रेगुलेटर, सेपरेट रेगुलेटर नहीं बनाना है। टू इंक्रीज नंबर ऑफ रेगुलेटर, ये यहाँ पे गलत है। रेगुलेटर वो होता है जो एक तरीके से चीज़ें रेगुलेट करता है। ये आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पे एक तरीके से जो फंक्शनिंग है अलग अलग बॉडीज़ की उनका डुप्लीकेशन ना हो। अब जैसे पहले यहाँ पे UGC भी होता था एक तरीके से हायर एजुकेशन के लिए, इसके अलावा NTA भी काम करता था। तो इनके फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या हो, इनके फंक्शन एक दूसरे के साथ यहाँ पे एक तरीके से ओवरलैप ना हो, इसके लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी, एक अम्ब्रेला बॉडी जो है यहाँ पे बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, विच क्लास ऑफ स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर प्रेरणा प्रोग्राम। अब ये प्रेरणा प्रोग्राम है क्या, जरा इसको देखते हैं। प्रेरणा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे इसको रेजिडेंशियल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो कि क्लास किसके लिए, क्लास यहाँ पे ये 9 से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। और इसके अंदर इन्हें क्या किया जाएगा, इसके अंदर इन्हें स्कूल में रख के यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने की यहाँ पे बात बोली गई है। तो देखिए इसको और डिटेल में हम समझ पाएँ इसके लिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम जो है क्या है, ये एक तरीके की स्कीम है
एक तरीके का रेजिडेंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है जो कि 1 हफ्ते का होता है, जिसके अंदर स्कूल यहाँ पे फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए होता है, जो कि क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे होंगे। तो इस ऑप्शन से पूरा का पूरा प्रेरणा प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्कॉलरशिप स्कीम है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ टीचर ट्रेनिंग के लिए गलत है, ये डिजिटल गैजेट है ये भी गलत है। यहाँ पे ये 1 हफ्ते का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो कि टीचर्स, जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है, सिलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एम्पथाइज अंडर पीएम श्री स्कूल। अब देखिए पीएम श्री स्कूल में किन चीज़ों पर यहाँ पे बल देने की बात की गई है, किन चीज़ों पे जोर देने की बात की गई है। ओनली लार्ज एरिया यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा ऐसा नहीं है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, ग्रीन कैंपस होगा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। ये तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो डायरेक्ट पॉजिटिव पॉइंट से ही निकल जाएंगे, उनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई टीचिंग मेथड नहीं होगी, नो चेंज इन टीचिंग मेथड, ये तो वैसे ही गलत है। ओनली प्राइवेट स्कूल्स अलाउड होंगे, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स अलाउड होंगे ऐसा नहीं है। इसके अंदर अपग्रेडेड क्लासरूम होंगे जिसमें दीक्षा, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ये एक तरीके की डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग है। और यहाँ पे संयम, ऐसे जो आपके ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग है उसको यहाँ पे प्रमोट करने की बात बोली गई है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑन द एम ऑफ प्रेरणा प्रोग्राम इज टू अलाइन विथ विच ऑफ द मेजर एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि जो प्रेरणा प्रोग्राम है ये किस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आया है, ये आपका NEP 2020 के अंदर आया है, जो आपका मेन टॉपिक है। अब आप लोगों के साथ मैंने ये टॉपिक यहाँ पे पूरा रिवाइज कराने की कोशिश की। आप लोगों का होमवर्क है FLN हो गया, ECCE हो गया, यहाँ पे परख हो गया। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ जितने भी ऐसे टर्म डिस्कस किए, इनके ईयर और इनके फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन आप लोगों को ओवरऑल टॉपिक रिवाइज करने में यहाँ पे हेल्प किया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।